हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मेंस के PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, और जो हमारा टॉपिक है वो अभी है सीक्वेंसिंग सीरीज़। ये पार्ट 5वां है, 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट और हमने बनाए, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1 and has exactly same solution in the interval 0 से n pi by 2 for the least value of n। n के लिए मिनिमम से मिनिमम हमें रखनी है, जिससे इसके सॉल्यूशंस जो है वो 7 सॉल्यूशन आ जाए एग्जैक्टली। आपको सिग्मा में k बराबर 1 से n k/2 के पूछा गया है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है। इसके अंदर हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें cos थीटा की वैल्यू आती है, और हमको इतना पता होना चाहिए कि cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम चीज़ cos थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये tan थीटा में भी दे रखा है और sec थीटा में भी दे रखा है, तो हम किसी एक में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को। या तो हम पूरी इक्वेशन tan थीटा में कर दें या पूरी इक्वेशन sec थीटा में। तो हम tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि sec को tan में करेंगे तो रूट में चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा में देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को देखोगे तो ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस 5 sec थीटा, और ये बन जाएगा आपका -2, और 1 यहाँ से आएगा -3 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से sec थीटा की 2 वैल्यू आती है। हम इसको धराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बाकी फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू आती है sec थीटा की -12, और दूसरी वैल्यू हमको क्या मिलती है 3। देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी वही आ रहा है, सम ऑफ द रूट भी वही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि sec थीटा का जो रेंज होता है, हम जानते हैं कि sec थीटा जो होता है इसका रेंज होता है माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। देख सकते हैं ये जो आपका रेंज है -1 और 1, ये साइन कॉस का होता है। sec और कॉसेक का रेंज ये होता है माइनस इन्फानाइट से -1, 1 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं बोलूँ कि -12 पॉसिबल है तो -12 यहाँ बीच में आता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से सिर्फ sec थीटा की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी, 3। sec थीटा अगर 3 है तो यहाँ से हम cos थीटा के बारे में कमेंट कर सकते हैं। cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1/3। अब हमें ये पता करना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशंस पहले ही बता दिए 7 है। हमें 0 से n π/2 इंटरवल दे रखा है, तो हम इंटरवल को अगर चेक करते हैं तो 0 से n π/2 है, मतलब 0 से चालू करते हैं तो ये π/2 आता है, ये 2 π/2 आता है बोले तो पाई, ये 3 π/2 आता है, और ये अगेन आगे आता है 4 π/2 बोले तो 2 पाई, फिर 5 π/2, फिर 6 π/2 बोले तो 3 पाई, फिर 7 π/2, फिर ये 8 π/2 बोले तो 4 पाई। इस तरीके से सर्कल चलता है। अगर हम बात करें cos थीटा के लिए पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सेकंड थर्ड में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन और मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 0 से 2 पाई का पूरा एक सर्कल लगाते हैं, उसके अंदर हमें टोटल 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। फिर वापस हमने एक और सर्कल लगाया 0 से 2 पाई का, तो हम बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, कितने हो गए टोटल 4। एक और सर्कल पूरा लगेंगे तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन आएगा, तो टोटल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं अभी तक 6 हो गए अगर 3 सर्कल लगाते हैं हम लोग। फिर वापस हम यहाँ से चालू करते हैं चौथा सर्कल लगाना, चौथे में सिर्फ यहाँ तक गए तो एक सॉल्यूशन आ गया, तो टोटल 7 सॉल्यूशन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, 3 सर्कल पूरे, और चौथा सर्कल 1/4 ही करने से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर आगे भी यहाँ तक भी जाएंगे तो भी सॉल्यूशन 7 ही रहेंगे। हम लोग चौथा क्वाड्रेंट कवर करेंगे तो सॉल्यूशन 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास में n की 2 ऑप्शंस वैल्यू है,
3 सर्कल प्लस 1/4 सर्कल। 3 सर्कल कितना हो जाएगा, तो एक सर्कल में 4 बार π/2 कवर होता है, तो 3 सर्कल में 12 बार π/2 कवर होगा, और एक 1/4 π/2 है, तो 12 π/2 प्लस 1 π/2 13 π/2 कवर होता है। तो 13 π/2 अगर मैं कवर करता हूँ 0 से लेके, तो हमको उस केस के अंदर 7 सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे देखूं कि सर 14 π/2 तक आए तो क्या होगा, तब भी 7 ही रहेंगे। 15 π/2 तक आए तब भी सॉल्यूशन 7 ही रहेंगे। 16 π/2 जैसे ही जाऊंगा तो सॉल्यूशन 8 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 0 से 13 π/2 भी जा सकते हैं, 0 से 14 π/2 भी जा सकते हैं, 0 से 15 π/2 भी जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने हमें दे रखा है n की वैल्यू जो होगी इंटीजर है और लिस्ट होनी चाहिए। n के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें लिस्ट बोली गई है। तो लिस्ट सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे, कम से कम n के लिए क्या रखी जाए, तो मिनिमम से मिनिमम n को 13 π/2 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिला n के लिए 13 रखे लिस्ट, मतलब कम से कम, ताकि 7 सॉल्यूशन मिल जाए। तो 13 तक जाना ही पड़ेगा। 12 रखने पर हमें आंसर नहीं मिलेगा, 12 रखने पर 6 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ से हमें n की लिए 13 मिल जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें जो पूछा गया है सिग्मा k इक्वल टू 1 से n k/2 k, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है सिग्मा k इक्वल टू 1 से n के लिए 13 आ चुकी है, एंड दिस इज अवर k/2 k। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाना। दिस इज वी इक्वल्स टू, जब k के लिए आप 1 रखोगे अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 2/2 का स्क्वायर, अगला 3/2 का क्यूब, और ये k का वैल्यू लास्ट में आपका 13 हो जाएगा, 13/2 ये एक सम है, इसको हम s मान लेते हैं। अब ये हमें एक सम AGP दिख रहा है, देख सकते हैं 2 3 AP में चल रहा है और वो नीचे GP में चल रहा है। तो इस सम को हम कैसे निकालते हैं, तो एक बार मैं इस सम को लिख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर, 3/2 का क्यूब, और ये सिलसिला हमारा जाएगा 13/2। अब देख सकते हैं कॉमन रेशियो 1/2 है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी एस को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और शिफ्ट करके लिखते हैं। इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे वाला टर्म दिखेगा 1/2 का स्क्वायर, इसको 1/2 से करूँगा 2/2 का क्यूब, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट टर्म अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 13/2 हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं, देखते देखते जाना। s/2 की वैल्यू हमें जो दिखेगी s/2, s में से s को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जब हम यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s में से s/2 को घटाएंगे तो s/2 आएगा, यहाँ पे हाफ रहेगा। 2/2 का स्क्वायर में से 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 2 - 1 1/2 का स्क्वायर दिखेगा। 3 - 2 अगेन 1/2 का क्यूब दिखेगा, और ये सिलसिला यहाँ तक चलता रहेगा। लास्ट टर्म हमारा दिखेगा 13/2 विथ नेगेटिव साइन। तो देख सकते हैं सर यहाँ से जितने टर्म थे उतने टर्म यहाँ तक आएंगे। 1 से 13 टर्म थे, तो यहाँ से भी 1 से लेके 13 टर्म रहेंगे हमारे यहाँ तक, और ये 14th टर्म नेगेटिव में है जो अलग से आया है। यहाँ से 1 से 13 टर्म है, यहाँ भी 1 से 13 टर्म है। तो अब मैं इनका सम लिखने जा रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ ये एक GP है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, देख सकते हैं 1/2 आपका आ रहा है डिवाइड करने पर। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, A आ जाएगा 1/2 और R का काम भी 1/2 कर रहा है, तो A इंटू 1 माइनस R, R है 1/2, R की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो 1 से 13 टर्म थे, तो यहाँ भी 1 से 13 टर्म होंगे, अपॉन 1 माइनस R, और यहाँ पे आप देखोगे तो -13/2 है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देख सकते हैं। तो s/2 की वैल्यू हमें यहाँ से दिख जाएगी, ये 1/2 बनेगा, 1/2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 दिखेगा हमें यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 13/2 दिखेगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को वहाँ भेज देंगे, तो s की वैल्यू हमको जो दिखेगी, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/2 और ये दिखेगा 13/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एलसीएम अगर आप लोगे तो 2 की पावर आपको 13 दिखेगा, ये 2 की पावर 14 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, इससे करोगे तो 13। सो दिस विल बी 2 की पावर 14
माइनस 15 अपॉन 2 की पावर 13। सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको सेपरेट कर सकते हो आप। तो पहला देखिएगा आपका नहीं भी करना चाहो तो चलेगा, बाकी ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर हम छोड़ सकते हैं। सो दिस विल बी अवर आंसर 2 की पावर 14 माइनस 15 अपन 2 की पावर 13। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन दे रखा है, इस क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले उसको हम देखते हैं। आरथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, अगर कोई सीक्वेंस है उसका आगे से मुझे आरवा टर्म चाहिए तो टी आर होता है, और पीछे से आरवा टर्म जो होता है वो होता है एन प्लस वन माइनस आर। ए पी का जनरल टर्म जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं। इस चीज़ को थोड़ा वापस समझते कि कैसे आर टर्म पीछे से हमारा हो रहा है। इसको आप ऐसे याद करें, जैसे आपके पास में 10 टर्म है, T1, T2, T3, और आगे अगर मैं सीक्वेंस को लेके जाता हूँ और ये इस तरीके से चलेगा, लास्ट में T7, T8, T9 और T10। अब मैंने कहा आगे से तीसरा टर्म कौन सा है, T3। पीछे से तीसरा टर्म देखो 1 2 3, पीछे से तीसरा टर्म T8 है। तो पीछे से तीसरा टर्म T8 हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने कहा टोटल अगर हम देखें सम कितना है, 10। 10 टर्म है, इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 11, और आगे से तीसरा टर्म माइनस कर लेते हैं तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है T8। ये फॉर्मूले के हिसाब से बोला। अब इसको हम समझते हैं लॉजिकली ये कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे पीछे से तीसरा टर्म निकालना है, टोटल टर्म 10 है तो 10 में से 3 घटाऊंगा, दिमाग में यही आएगा सबसे पहले, और ये 7 बनेगा, इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये T8 बनेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आगे से टर्म हमारा तीसरा है तो पीछे से वो टर्म क्या होगा, पीछे से तीसरा टर्म क्या होगा। आगे से टर्म अगर तीसरा है तो पीछे से तीसरा टर्म क्या होगा। तो आप ऐसे याद करोगे कि दोनों का जो सम होता है सफिक्स का, ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उससे एक ज़्यादा होता है, मतलब 10 प्लस 1 होता है। तो x के लिए हमें यहाँ से कितनी दिख जाएगी, 11 माइनस 3 8। जैसे मैंने बोला आगे से चौथा टर्म T4 है, पीछे से चौथा टर्म क्या होगा, तो हमने कहा Tx। अब 4 और x का सम कितना होना चाहिए, तो 4 और x का सम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने उससे एक ज़्यादा। अभी 10 है तो 10 में एक जोड़ दो कि 11, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 7। तो बोल सकते हैं पीछे से चौथा टर्म जो होगा वो x के लिए 7 हो गए तो T7 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो हमें दे रखा है 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर आप प्रोग्रेशन को देखोगे तो पहले 20 है, फिर 19 से ही 1/4, फिर आपको 18 से ही 1/2 दे रखा है, फिर 17 से ही 3/4 दे रखा है, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट हम देखेंगे -129 से ही 1/4। अगर मैं देखूँ ध्यान से ये सीक्वेंस तो एक एपी में चल रहा है। जैसे एपी में कैसे चलेगा, इसमें से इसको घटा के देखते हैं। 19 से ही 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 से 1/4 का आप ऐसे देखो कि 19 प्लस 1/4 है वो, और ये 20 है। इसमें से जब आप घटाओगे तो आपको दिखेगा -1, देख सकते हैं 19 प्लस 1/4, 19 प्लस 1/4 में से 20 को अगर आप घटा रहे हो तो देखो 19 और 20 को घटाओगे तो -1 आएगा, प्लस 1/4। तो ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे -4 प्लस 1 -3/4 हो जाएगी। सेम इसमें से इसको घटा के देखो तब भी वही आएगा, 18 प्लस हाफ, इसमें से हम घटा रहे हैं 19 प्लस 1/4। तो देख सकते हैं 18 माइनस 19 -1 होगा, 1/2 में से -1/4 करोगे तो अगेन प्लस 1/4 आएगा। सो दिस विल बिकम अगेन -3/4। तो हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा वही आ रहा है -3/4, और पहला टर्म हमारा कितना है 20। तो हम यहाँ से दो चीज़ें कमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे 20 मिला और कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है -3/4। दिस इज अवर लास्ट टर्म Tn। तो अगर मैं देखूँ कि टोटल टर्म्स कितने हैं, अगर n पता चल जाएगा तो पीछे से मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे पूछा गया 20 टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 20वां टर्म क्या होगा। तो पहले हम n निकालते हैं। तो Tn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एपी में a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज -3/4। Tn की वैल्यू है -129 से ही 1/4, जिसको लिख सकते हैं -129
प्लस 1/4 विथ नेगेटिव साइन है तो -129 -1/4 हो जाएगा। इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 20 है प्लस n-1 इंटू -3/4 है। इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो पहला टर्म हमें दिखेगा -3n/4 और दूसरा टर्म आप देखोगे तो +3/4 दिखेगा। अब आप 3n/4 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो इसको हम 3n/4 को यहाँ लेके आ जाएंगे, बाकी सब टर्म को वहाँ लेके जाते हैं। 1/4 3/4 से मिलेगा तो 1 हो जाएगा और 129 20 के साथ मिलेगा तो 139 और 149 तो ये 850 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ये हो जाएगा 50 इंटू 4 200 मेरे ख्याल से आंसर आ जाता है। मतलब टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं 200। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि आगे से फर्स्ट टर्म देखना है, कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आगे से 20वां टर्म t20 है तो पीछे से 20वां टर्म tx होगा और 20 और x का सम कितना होना चाहिए n+1, मतलब टोटल टर्म 200 है तो 201 होना चाहिए। तो x के लिए आपकी आ जाएगी 181। इसका मतलब आगे से t181 जो टर्म है वही पीछे से 20वां टर्म है। तो हम बोल सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 20वां टर्म जो दिखेगा वो आगे से हमें t181 दिखेगा। अब t181 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a कितना है 20 प्लस n-1, 181 में से 1 घटाओगे 180 इंटू कॉमन डिफरेंस डेट इज -3/4। तो आप इसको चेक करोगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये बन जाएगा -135। सो दिस विल बिकम -115। तो आपका आंसर होगा -115। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, सारे टर्म्स का सम अगर किया जाए वो किसके बराबर आता है 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स, देन कॉमन रेशियो क्या होगा। तो हमें सिंपल जीपी का फॉर्मूला पता रखना है। सिंपल जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर 1 नहीं होता है। अगर आर 1 हो जाएगा तो फिर वो जीपी में ये सम डिफाइन नहीं हो पाएगा, 1 माइनस नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म देखूँ तो उसको हम ए मानते हैं, आर हमारा कॉमन रेशियो होता है और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ जीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला टर्म ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ये सीक्वेंस चलता जाएगा। लास्ट में ए आर की पावर n-1 तक जाएगा, ये nth टर्म होगा। अभी आप सिंपल ऐसे देखिए कि टोटल 64 टर्म है तो ये हमारा ए आर की पावर कहाँ तक जाएगा 63, एक कम तक जाता है। सो दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 और ये हमारा T64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे टर्म का सम करता हूँ तो प्लस ए आर स्क्वायर और ये टर्म हमारा जाएगा ए आर की पावर 63 तक। इन सब का सम किसके बराबर दे रखा है 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म मतलब पहला टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो पहला टर्म T1, तीसरा टर्म T3, फिर T5, इस तरीके से जाएगा। तो 64 टर्म है तो लास्ट टर्म ऑड वाला जो होगा वो T63 होगा हमारा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये लिखा है 7 टाइम्स T1 A है, T3 की बात करेंगे ए आर स्क्वायर, T5 की बात करेंगे ए आर की पावर 4 और T63 की बात करेंगे तो ए आर की पावर 62। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनका सम। तो हम अगर यहाँ से सम की बात करेंगे तो ये एक जीपी है जिसका पहला टर्म आप देखोगे ए है और कॉमन रेशियो आर चल रहा है। तो हम इसका सम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए 1 माइनस आर। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करेंगे हम तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 64 टर्म्स है टोटल। देख सकते हैं 1 आर की पावर 1 से 63 ये और एक ये, तो 64 टर्म्स है अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे 7 टाइम्स, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी एक जीपी जैसा फील आ रहा है जिसका पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो देखोगे आप आर स्क्वायर दिखेगा। इसको इससे डिवाइड करोगे आर स्क्वायर, इसको भी इससे डिवाइड करोगे आर स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा ए पहला टर्म, इन
इनका सम कर रहे हैं 1 माइनस आर। आर जो है वो कॉमन रेशियो होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल 64 टर्म्स थे, तो आधे टर्म जो है वो ऑड है और आधे टर्म इवन है, तो हम बोल सकते हैं 32 टर्म। ये यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 32 टर्म आएंगे। चाहे तो आप nth टर्म मानकर भी काउंट कर सकते हैं, बाकी कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि टोटल 64 टर्म्स थे, जिसमें आधे टर्म इवन है आधे टर्म ऑड है, क्योंकि लास्ट 64 तक गया है। तो हम बोल सकते हैं 32 टर्म्स ऑड होंगे, 32 टर्म्स इवन होंगे। तो ये पावर कितनी हो जाएगी 32, क्योंकि टोटल टर्म्स यहाँ पे 32 है, अपॉन में 1 माइनस आर। यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वायर। अब देख सकते हैं इसको ए से ए काट सकते हैं और ये टर्म दोनों कट जाएंगे, क्योंकि आर के लिए 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ बनेगी आपकी 1 माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर का वैल्यू 7 टाइम्स 1 माइनस आर की पावर में अगेन 64 ही बनेगा ये, और नीचे देखिएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती हम जानते हैं, और ये वाला ऊपर का फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर अकेला बचेगा जो 7 के बराबर दिखेगा, तो आर की वैल्यू में कितनी दिख जाएगी 6। तो यहाँ से जो हमें आंसर दिख रहा है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यही पूछा था कॉमन रेशियो क्या होगा इस जीपी का, तो कॉमन रेशियो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन 4 विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी A1 A2 दे रखा है, जिसका पहला टर्म हमें 1/8 दे रखा है, A1 और A2 बराबर नहीं है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। एंड Sn जो है A1 से An दे रखा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। S20 माइनस 18 क्या होगा, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट मेनली यूज होते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन दो नंबर का क्या होता है, जैसे A और B दो नंबर है तो अरिथमेटिक मीन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तीन नंबरों का अरिथमेटिक मीन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। दूसरा कॉन्सेप्ट जीपी है, एपी है, कोई भी सीक्वेंस हो, एसएन क्या होता है, एन शुरुआत के एन टर्म्स का सम होता है, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम होता है एसएन। जैसे S3 लिखा है तो S3 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। S5 लिखा है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। टीएन जीपी का क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। जैसे T10 पूछा है तो ए आर की पावर 9। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखिए इसमें Sn जब पूछा गया S20 माइनस S18, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें चलती है। जैसे जीपी का S20 क्या होता है, तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दूसरा कॉमन सेंस देखो कि S20 ही अगर पूछा होता तो जीपी का फॉर्मूला हम लगा देते, लेकिन हमें S20 में से S18 पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझोगे तो S20 माइनस S18 का क्या मतलब है, तो S20 जो होगा वो T1 प्लस T2 प्लस, अब तो हम देख सकते हैं 20 तक का सम है। ऐसे देखो T17, T18, T19 और T20, ये शुरू से 20 टर्म का सम है। अब उसमें क्या माइनस कर रहे हैं, T18, मतलब शुरू से लेके 18 टर्म जो है उनका सम माइनस कर रहे हैं। तो 1 से 20 टर्म थे, उसमें से 1 से 18 टर्म माइनस कर लिए तो कितने टर्म बचेंगे, तो बोल सकते हैं 2 ही टर्म बचेंगे, T19 और T20। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं आपको T19 और T20 की ही वैल्यू निकालनी है। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, अगर ये GP है तो ए आर की पावर 18 हो जाएगा और इसका वैल्यू ए आर की पावर 19 हो जाएगा। तो अगर मेरे को ए और आर मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको और ध्यान से देखेंगे तो ए आर की पावर 18 कॉमन ले लोगे आप तो 1 प्लस आर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है A1 जो है 1/8 है, तो ए का काम हमारा कौन कर रहा है 1/8। तो ए हमको मिल चुका है, आर हमें निकालना है। उसके लिए हमें एक जनरल सीरीज क्या दे रखी है, अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म के बराबर है। अगर आप कोई भी टर्म लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल टर्म टी आर लेता हूँ तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा Tr+1 और इसके जस्ट आगे वाला टर्म Tr+2। ये सिलसिला चलता जाएगा, इसके पीछे भी टर्म होंगे। तो अगर हम जीपी ले रहे हैं तो उसके जनरल टर्म चल रहे हैं A1 से, इसको मैं सही से लिख लेता ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला टर्म ए है, फिर हमारा ए आर होगा, ऐसे चलते चलते एक जनरल टर्म टी आर आएगा, फिर इसके आगे Tr+1 आएगा, फिर Tr+2 आएगा और ये चलता जाएगा। तो हम कोई भी एक जनरल टर्म उठाते Tr, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है,
नेक्स्ट टू टर्म का अर्थमेटिक मीन, मतलब टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू, इनका अर्थमेटिक मीन, इनका सम डिवाइडेड बाई टू होगा, तो इधर मैं टू को भेज सकता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको भी आप देख सकते हैं, T19 T20 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म बचे हैं, और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कोई भी टर्म होगा उसका अर्थमेटिक मीन जो है आगे के दो टर्म जो है उसके बराबर है। तो इन दोनों को दो से अगर डिवाइड कर दो तो वो क्या होगा, T18 होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कुल मिला के 2 टाइम्स T18 की वैल्यू चाहिए। आप ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं। खैर, अभी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। टी आर हमारा कितना होता है, तो ए आर की पावर, अच्छा एम आई करेक्ट इट, क्योंकि आर हम यूज़ कर चुके हैं, कोई आर में कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं यहाँ पे कैपिटल टी आर लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें कैपिटल टी आर रखने से आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वो आर कौन सा है। ये कैपिटल आर रख लेता हूँ मैं, दिस इज़ कैपिटल आर, दिस इज़ कैपिटल आर प्लस वन, दिस इज़ कैपिटल आर प्लस टू। यहाँ पे स्मॉल आर कॉमन रेशियो है और कैपिटल आर टर्म्स है, जनरल टर्म के लिए हम कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, दिस इज अवर ए आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, बोले तो कैपिटल आर हो जाएगा। दिस इज ए आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स में से एक घटाना है, आर प्लस टू में से एक घटाओगे आर प्लस वन। देख सकते हैं आर की पावर आर माइनस वन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, मतलब काट देता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटू आर। आर की पावर आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर की पावर आर जो था ये हो जाएगा आर की पावर आर माइनस वन इंटू आर की पावर वन। आर की पावर आर प्लस वन कितना हो जाएगा, अगेन आर की पावर आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं तीनों में आर की पावर आर माइनस वन है, कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा, और इधर से भी आर की पावर आर माइनस वन से कट जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा, और ए एक और काट देंगे तो टू बराबर आर प्लस आर स्क्वायर दिखेगा हमें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू बराबर जीरो, और इस क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन, आर माइनस वन आर माइनस टू, और इसमें ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो आर की दो वैल्यू आएगी, एक वन और माइनस टू। आर के लिए वन हम नहीं बोलते जीपी में, अगर वन होगा तो सारे टर्म सेम ही दिखते हैं। तो आर के लिए क्या पॉसिबल होगी हमारे यहाँ, माइनस टू। तो हमारे पास में रिक्वायर्ड सम जो था अब हम निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड सम एक तरीके से टू टाइम्स T18 भी है, और बाकी आपने जो निकाला था यहाँ से देख सकते हैं ये हमें चाहिए था आंसर में, ये हमारा रिक्वायर्ड सम है। तो ए आर की पावर 18 वन प्लस आर, ए आर की पावर 18 वन प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए हमारा कितना था, वन बाई एट, आर की वैल्यू माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू की पावर 18, और ये हो जाएगा वन माइनस टू। वन माइनस टू माइनस होता है, माइनस की पावर प्लस हो जाएगा, तो ये टू की पावर 18, और नीचे आठ को टू की पावर तीन लिख सकते हैं, ये माइनस वन होगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस दो की पावर 15 हमारा आंसर दिखेगा। सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि T19 और T20 का सम क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, मतलब T19 प्लस T20 डिवाइडेड बाई टू, ये जस्ट T18 के बराबर है। तो टू को वहाँ भेज दोगे तो टू टाइम्स T18, मतलब 18वां जो टर्म है 18th टर्म, उसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर यही आएगा। तो ये हमारा माइनस टू की पावर 15 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इफ़ एल एन ए लॉग ए टू बेस, मतलब एल एन ए होता है, एल एन बी एल एन सी आर इन ए पी, और ये भी तीन टर्म्स दे रखे, ये भी ए पी में, तो ए इज टू बी इज टू सी पूछा गया है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर तीन टर्म ए पी में है तो हम बोल सकते हैं बीच वाला जो टर्म होता है उसका डबल कर दोगे तो पहले और तीसरे टर्म के सम के बराबर दिखेगा। बाकी एल एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी होता है, और एल एन ए टू द बेस बी, बेस चेंज प्रॉपर्टी आप कर सकते हो, आप इसको एल एन ए अपन एल एन बी लिख सकते हो, अपना बेस दोनों का ई रखा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है लॉग को। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एल एन ए एल एन बी और एल एन सी, ये हमको ए पी में दे रखा है, तो बीच वाला टर्म जो है उसका डबल कर दूंगा, तो एल एन बी बराबर क्या दिखेगा हमें, एल एन ए प्लस एल एन सी। इस टू को वहाँ भेज दूंगा तो एल एन बी का स्क्वायर प्रॉपर्टी है ये, इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन सी ए सी हो जाएगा, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो यहाँ से
दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की चीज़ को कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हमें क्या आ जाएगा ए सी। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन विच वी गॉट। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे भी हमें दे रखा है, इसके आगे जो हमें टर्म दे रखा है वो देखते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड रिलेशन देखते हैं तो एल एन ए माइनस एल एन टू बी, नेक्स्ट है एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी, और नेक्स्ट है एल एन थ्री सी माइनस एल एन ए। ये भी ए पी में दे रखे हैं। ये भी अगर तीन टर्म ए पी में है तो हम फिर से वही फॉर्मेट लगाने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एल एन ए अपॉन टू बी हो जाएगा। एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला एल एन ए बाई बी का यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा एल एन टू बी और नीचे क्या आ जाएगा थ्री सी, और ये हो जाएगा एल एन में थ्री सी नीचे आ जाएगा ए। ये भी हमारा किस में दिखेगा, ए पी में ही दिखेगा। अब हम ए पी में अगर है तो बीच वाला नंबर जो है इसका डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है, तो टू टाइम्स एल एन में टू बी बाई थ्री सी इज इक्वल्स टू पहला टर्म एल एन ए अपॉन टू बी, और तीसरा टर्म अगर आप देखोगे तो एल एन में थ्री सी अपॉन ए। अब इस टू को ऊपर भेज दोगे तो ये आपको दिखेगा टू बी बाई थ्री सी का स्क्वायर, और यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ए बाई टू बी प्लस थ्री इंटू थ्री सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो दोनों के लॉग के नंबर को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इस नंबर को लिखेंगे तो ये फोर बी स्क्वायर अपॉन नाइन सी स्क्वायर दिखेगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए कट जाएगा तो ये दिखेगा थ्री सी अपॉन टू बी। अगर मैं बी को वहाँ भेज दूँ तो बी क्यूब हो जाएगा, और सी को यहाँ भेज दूँ तो सी क्यूब हो जाएगा। 9 को वहाँ भेजूंगा, 9 इंटू थ्री 27 हो जाएगा, और 4 को यहाँ भेजूंगा 8। 27/8 को लिख सकता हूँ 3/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से ये बन जाएगा b बाई सी का क्यूब इज इक्वल्स टू 3/2 का क्यूब। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें b बाई सी की वैल्यू दिखेगी 3/2। मतलब b और c का रेशियो हमारे हाथ में आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो हमें दे रखा था बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे किसके बराबर दे रखी थी, ए सी के बराबर। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू 3c/2। तो बी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, सी की वैल्यू रख लेते हैं तो ए टाइम्स ऐसा ही रहेगा। सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2b/3 है, तो यहाँ से बी कट जाएगा। तो यहाँ से a बाई बी का रेशियो b बाई ए का रेशियो हमें मिल जाएगा, b बाई ए इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमें सारे रेशियो मिल चुके हैं। अब हमें a इस टू बी इस टू सी निकालना था। हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो a बाई बी को ऊपर ही रखते, कोई बात नहीं, उल्टा करके भी लिख सकते पर a बाई बी हमें कितना दिखेगा 3/2, और इसको उल्टा करके लिखोगे तो हमें c बाई बी दिखेगा 3/2। तो हम रिक्वायर्ड आंसर ये हमारा a टू बी टू सी, तो सबको हम b से डिवाइड कर लेते हैं तो ये a बाई बी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये c बाई बी हो जाएगा। तो a बाई बी और c बाई बी हम लिख लेते हैं। ये 3/2 है, ये 1 है, और ये भी 3/2 है मेरे ख्याल से। तो जब आप लेट मी चेक इट, सम एरर इज देयर। ओके, यहाँ पे एरर कर लिया था हमने, इसका उल्टा किया था तो ये कितना हो जाएगा 2/3 है ना, c बाई बी का उल्टा। सो हियर और आंसर विल बी 2/3। अब हमें सेम बनाना है तो सबको हम किससे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसको 6 से करोगे 6, इसको 6 से करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 9 इंटू 6:4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा ए टू बी टू सी। तो एक बार हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में है 9 इंटू 6:4 ऑप्शन 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और कमेंट करें, और इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं गिव द नोट्स। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है जिसके अंदर हम सारे नोट्स को अपलोड करते हैं। थैंक यू।